हेलो दोस्तों, अब तक आपने पिछले एपिसोड में सुना कि रुद्र ने मन्नत के ऊपर गर्म गर्म दाल गिरा दिया था, जिस वजह से उसका पूरा हाथ जल जाता है। इसी सब कारणों की वजह से दादाजी रुद्र से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। वहीं रुद्र को इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब आगे जहां एक और मन्नत इन सब परेशानियों में फंसी हुई थी, वहीं दूसरी ओर ब्रिटेन में ब्रिटेन की राजनीति में उथल-पुथल मचा हुआ था, क्योंकि वहां से माफिया किंग गायब हो चुकी थी। पिछले 15 दिनों से माफिया क्वीन का नाम भी ब्रिटेन में नहीं लिया जा रहा था। अचानक से इस तरह माफिया क्वीन के गायब हो जाने की वजह से अब वहाँ के ताकतवर लोग अब राजकुमारी को अपना निशाना बनाना चाहते थे, क्योंकि वह लोग शुरू से ही राजकुमारी को जान से मार देना चाहते थे। लेकिन उन सबको पता था क्वीन राजकुमारी की हिफाजत कर रही है, जिससे उसे हाथ लगाना नामुमकिन था। इसी वजह से आज तक कभी किसी ने राजकुमारी को मारने में सफलता हासिल नहीं की थी। हालांकि उन लोगों ने अटैक तो बहुत बार करवाया था, लेकिन क्वीन के रहते राजकुमारी को कोई हाथ नहीं लगा सकता। अब यह बात पूरे ब्रिटेन में फैल चुकी थी। वहीं जब सबको पता चला कि क्वीन कहीं गायब हो गई है, तो यह उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका था। ब्रिटेन की राजकुमारी ओलिविया, जिसे आज तक कभी किसी ने नहीं देखा था, यहाँ तक कि उसके सगे परिवार वालों ने भी उसे नहीं देखा था। उसके पीछे एक बड़ा रहस्य था। ब्रिटेन की राजनीति में एक नाम ऐसा था जिसे सुनते ही संसद से लेकर मीडिया हाउस तक सभी की बोलती बंद हो जाती थी। यह और कोई नहीं, यह एडवर्ड थॉमस था। यह वहाँ का राजा था। वह जिसे चाहे सत्ता दे और जिसे चाहे मिट्टी में मिला दे। उसके एक इशारे पर बैंकिंग सिस्टम, मीडिया चैनल, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, इंटेलिजेंस एजेंसियां और यहाँ तक कि विदेशी सरकारें तक काम करती थी। लोगों का कहना था कि ब्रिटेन का यह राजा इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वह पूरी दुनिया को अपने बस में कर सकता है। लेकिन हर साम्राज्य की तरह उसकी ताकत को ख़त्म करने वाले लोग भी उसके ही आसपास के लोग थे, जो उससे देखकर जलन की भावना रखते थे। उसकी कामयाबी उनके आंखों में खटकती थी, जिस वजह से उन्होंने साजिश करना शुरू कर दिया। एडवर्ड की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी पत्नी और उसका बच्चा था। अगर कोई उसे निशाना बना ले तो एडवर्ड पूरी तरह से हार जाएगा, और हुआ भी यही। दुश्मनों ने उसकी पत्नी और उसके बच्चे को निशाना बनाया, और उसका अपना दुश्मन और कोई नहीं बल्कि उसका सौतेला भाई मेकर थॉमस और उसकी पत्नी एलेनोर थॉमस थी। ब्रिटेन की 5 बड़ी राजनीतिक धाराओं के भीतर एक सीक्रेट अलायंस बनना शुरू हो गया था, जिसका मकसद सिर्फ एक था, और वह भी एडवर्ड को ख़त्म करना।
वहीं इन सब के बीच एलोनोर नाम की एक महिला आती है जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। उससे भी ज़्यादा वह बुद्धिमान और सबसे खतरनाक थी। झूठ बोलने में तो यह इतना माहिर थी कि उसे कभी कोई नहीं पकड़ सकता था। दुनिया उसे एक सफल पॉलिटिकल कंसल्टेंट के रूप में जानती थी, लेकिन हकीकत में वह साजिश की सबसे धारदार तलवार थी जो एडवर्ड के अपने भाई मेकर ने तैयार किया था। उसने उसे बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार किया था। वह उसकी गर्लफ्रेंड थी। धीरे धीरे वह ब्रिटेन के शाही घराने में हस्तक्षेप करने लगी और फिर वह धीरे धीरे एडवर्ड की पर्सनल एडवाइज़र बन गई। और अब क्या था, अब वह एक एक कर उसके फाइलों तक पहुंचना शुरू कर दी। उसकी मीटिंग, उसके सारे काम, उसके गुप्त समझौते, हर जानकारी अब उसके हाथों में लगना शुरू हो गया। और जैसे ही यह सब उसके हाथों में लगा, बिना देर किए उसने यह सब कुछ उसके दुश्मनों तक पहुंचा दिया। एक एक कर पार्लियामेंट से एडवर्ड के सहयोगी हटाए जाने लगे और उसकी सीटों को धीरे धीरे कर खरीदना शुरू हो गया। और मीडिया में उसके खिलाफ खबरें फैलने लगी। उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगना शुरू हो गया। उसकी नीतियों को देशद्रोह कहा जाने लगा। एडवर्ड समझ नहीं पा रहा था उसकी ताकत क्यों कमज़ोर पड़ रही है। लेकिन जिस आदमी ने पूरे ब्रिटेन को शतरंज की तरह खेला था, वह इतना आसान नहीं था उसे कोई शिकार कर ले। वह आदमी पूरे ब्रिटेन की ताकत था। उसने साजिशों को ही अपना हथियार बनाना शुरू कर दिया। ब्रिटेन की सत्ता डगमगा रही थी क्योंकि एडवर्ड अगर गिर गया तो पूरा सिस्टम खत्म हो जाएगा। और अगर एडवर्ड पलटवार करता है तो खून की नदियां बहेंगी। बस यही एक कारण था जिस वजह से एडवर्ड मजबूर हो गया था। वह अपने लोगों को कैसे जान से मार सकता था। वहीं एलेनोर, जो पहले एडवर्ड से प्यार करती थी, लेकिन एडवर्ड के ठुकराए जाने पर उसने उसे अपना पक्का दुश्मन मान लिया था और उसने उसके स्टेप ब्रदर से शादी कर ली थी और अब वह बदला लेने के लिए तैयार हो गई थी। वहीं मेकर भी एडवर्ड से बहुत ज़्यादा जलता था। उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उसके दो बेटे जेम्स थॉमस और लूका थॉमस के होते हुए यह सारी सत्ता उसकी बेटी को प्राप्त हो। इसलिए उसने सबसे पहले एडवर्ड की पत्नी को निशाना बनाया। वैसे एडवर्ड की पत्नी कोई आम लेडीज़ नहीं थी जिसे इतनी आसानी से निशाना बनाया जा सकता था, लेकिन फिर भी कहते हैं ना, षड्यंत्र अच्छे अच्छों को अपने में फंसा लेता है। वही चीज़ उसके साथ भी होता है। वह लोग उसके खिलाफ चाल चलते हैं जिसमें वह बुरी तरह से फंस जाती है। वहीं वह लोग उसे बहुत ही बेरहमी के साथ मार देते हैं। जब इसका पता एडवर्ड को लगता है तो वह उनके खिलाफ
सीक्रेट युद्ध का ऐलान कर देता है। बाहरी दुनिया में किसी को भी नहीं पता था कि शाही घराने में क्या हो रहा है। वहीं पूरा शाही घराना गृह युद्ध में बदल चुका था। एडवर्ड को अपनी बेटी की बहुत फिक्र थी। वह अपनी बेटी को अपने जान से भी ज़्यादा प्यार करता था, जिस वजह से उसने पहले ही अपनी बेटी को छुपा दिया था। वैसे भी उसे अपने स्टेप ब्रदर के मंसूबों के बारे में पहले से ही जानकारी थी कि वह उससे नफरत करता है, लेकिन उसे इतना अंदाज़ा नहीं था कि वह इस तरह से खून खराबे पे उतर आएगा। वहीं उसका स्टेप ब्रदर, जिसने आज तक एडवर्ड की बेटी को नहीं देखा था, वह उसे किसी भी कीमत पर ढूंढने की कोशिश कर रहा था, जिस वजह से उसने अपने लोगों को काम पर लगा दिया था। वहीं एडवर्ड ने अपनी बेटी को बहुत ही अच्छे से तैयार करना शुरू करवा दिया था। वह नहीं चाहता था कि उसके दुश्मन उसकी बेटी को समाप्त करें। वह उसे इतना ज़्यादा ताकतवर बनाना चाहता था जिसे वह पूरी दुनिया में झुका सके। आखिर में इस सत्ता की एकलौती वारिस वही थी। लेकिन मेकर उसके इरादे को कामयाब नहीं होने देना चाहता था, जिस वजह से वह अपने दोनों बेटों को उसकी बेटी को ढूंढकर खत्म करने का आर्डर दे दिया था। इस तरह से यह लड़ाई पिछले 16 सालों से चली आ रही थी। और यही एक कारण था जिस वजह से ओलिविया को छिपकर अपनी जिंदगी बितानी पड़ रही थी। फ्लैशबैक एंड। एक बड़े से महल में एक आदमी पागलों की तरह चिल्ला रहा था और अपने आसपास के सामानों को फेंककर जमीन पर तोड़ रहा था। वह इस समय बहुत ज़्यादा गुस्से में था। उसका गुस्सा इतना ज़्यादा था कि उसके कंट्रोल से बाहर हो रहा था। वहीं आसपास के लोग उससे बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, जिस वजह से कोई भी उसके पास जाना नहीं चाहता था। तभी वहाँ एक औरत बहुत ही शान से आती है और पूरे हाल का नज़ारा देखकर बस अफसोस से अपना सर हिला देती है। उसे पता था जब जब यह इंसान नाकामयाब होता है तो अपना गुस्सा इसी तरह सामानों पर निकालता है। वह महिला उस व्यक्ति के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोलती है, मेकर शांत रहो। अगर तुम इस तरह से अपना आपा खोओगे तो वह दिन दूर नहीं जब तुम सब कुछ गंवा बैठोगे। इसलिए दिमाग से काम करो। वहीं मेकर उस महिला की ओर देखकर चिल्लाते हुए बोलता है, तो मैं क्या करूं? तुम ही बताओ। इतने सालों से मैं पागलों की तरह उस घटिया लड़की को ढूंढ रहा हूं, पर क्या उसे जमीन निगल गई या आसमान खा गया? समझ नहीं आ रहा है कि वह कहाँ चली गई। वह मेरे हाथ नहीं लग रही है। कसम से जिस दिन वह मेरे हाथ लगी मैं उसे इतनी बेरहम मौत दूंगा कि उसकी रूह भी कांप जाएगी और वह खुद पर अफसोस करेगी कि उसने इस धरती पर जन्म क्यों लिया। वहीं उसकी बातों को सुनकर
एलिनोर के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। वह बोलती है, मेकर तुम फिक्र न करो, वह दिन दूर नहीं है। आखिर में वह कब तक हमसे छुपकर भागेगी? एक न एक दिन तो उसे आना ही पड़ेगा। वैसे भी जैसे ही वह 22 साल पूरा कर लेगी, यह सत्ता उसके हाथ में आ जाएगा। तब तो उसे दुनिया के सामने आना ही पड़ेगा और वह पल उसके ज़िंदगी का अंतिम पल होगा। इसलिए अब तुम निश्चिंत होकर अपनी तैयारी करो और उसे ढूंढने की कोशिश बिल्कुल मत करो, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है पिछले 16 सालों से तुम उसे ढूंढ ही तो रहे हो, पर क्या वह आज तक तुम्हारे हाथ लगी? नहीं लगी ना, तो याद रखो वह आगे भी नहीं लगेगी। इसलिए बस तुम उस दिन का इंतज़ार करो और अपनी तैयारी इतनी बना लो कि जिस दिन वह सत्ता को हथियाने के लिए आएगी, वह दिन उसके ज़िंदगी का अंतिम दिन होगा। यह कहते वक्त उस महिला के होठों पर कुटिल मुस्कान थी। वहीं उसकी बातों को सुनकर अब जाकर मेकर के दिल को सुकून पहुंचता है और वह भी उसी तरह मुस्कुराते हुए बोलता है, हाँ शायद तुम ठीक बोल रही हो। मैं बेकार में अपनी एनर्जी, अपना पैसा और अपने लोग को ख़त्म कर रहा हूँ उसे ढूंढने के लिए। अब मुझे लगता है कि उस वक्त का इंतज़ार करना पड़ेगा। और वैसे भी इस समय माफिया क्वीन अंडरग्राउंड हो चुकी है। किसी को नहीं पता वह कहाँ है, वह इस देश में भी है या दूसरे देश चली गई है। लेकिन अगर वह गायब हुई है तो इसके पीछे कुछ बहुत बड़ा रहस्य है, क्योंकि इतना आसान नहीं है कि कोई उसे किसी तरह नुकसान पहुंचा सके। तो जाहिर सी बात है वह खुद ही किसी प्लान के थ्रू गायब हुई है। बस हमें उसके एक्टिविटी पर नज़र रखना होगा। मेरे लोग हर वक्त उसके आदमियों पर नज़र रखे हुए हैं। जैसे ही कुछ खबर मिलेगी हम उसी के अनुसार अपना काम शुरू कर देंगे। उसकी बातों को सुनकर एलिनोर हंसते हुए बोलती है, हाँ तुम ठीक बोल रहे हो। वैसे भी हमें बहुत सारी तैयारियां करनी हैं। आखिर में उसका अंत इतना आसान नहीं होगा। उसने हमें इतने सालों से परेशान कर रखा है। वह घटिया इंसान एडवर्ड मरा तो मरा, लेकिन उसने अपने सपोले को अपने पीछे छोड़ दिया, जिसके लिए हमें इतना मेहनत करना पड़ रहा है। वरना हम कब का इस सत्ता को अपने हाथों में ले चुके होते। तभी मेकर गुस्से में बोलता है, सत्ता तो तब हम लेंगे जब हमारे फादर हमें इसे लेने देंगे। वह घटिया बुढ़ा विलियम जब तक जिंदा है वह सिर्फ एडवर्ड का ही पक्ष लेगा। वैसे उसने मेरी माँ को दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया था। मैं खुद के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। जैसे ही सत्ता मेरे हाथ में आएगी सबसे पहले तो मैं उसे ख़त्म करूंगा। जब भी मैं उसे देखता हूँ मुझे मेरे माँ की याद आ जाती है और फिर मेरे तन बदन में आग लग जाता है। ऐसे लगता है जैसे इसी क्षण मैं उसे जान से मार डालूं। अगर मेरी मजबूरी ना होती तो अब तक मैं उसे कब का नर्क के दर्शन करा चुका होता। लेकिन यह मेरी मजबूरी है। अगर वह मर गया तो ऑटोमेटिक पूरी सत्ता एडवर्ड के नाम चली जाती, जिस वजह से मुझे उसे जिंदा रखना पड़ रहा है। पहले तो मैंने सोचा था सभी लोगों को अपनी ओर मिला लूँगा और फिर
खुद ब खुद यह सत्ता मेरे हाथों में चली आएगी। पर यहाँ के लोग इतने ज़्यादा बेवकूफ़ हैं, साले मेरे साथ दगा कर गए। वह उस एडवर्ड के चमचे हैं, जिंदगी भर उसी के तलवे चाटते मर जाएंगे। यह कहते वक्त उसका गुस्सा ऐसे फूट रहा था जैसे मानो उसके मुंह से आग निकल रही हो। इस वक्त वह बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वहीं दूसरी ओर एक बहुत बड़े से आलीशान महल के अंदर विलियम थॉमस एक तस्वीर को लेकर ध्यान से देख रहे थे। इस वक्त उनके आंखों में हल्का आंसू भरा हुआ था। वह उस तस्वीर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोलते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी उम्र नहीं थी अभी जाने की, लेकिन देखो ना, मेरी एक गलती ने तुम्हें मुझसे छीन लिया। मैंने उस गलती की कितनी बार पश्चाताप किया, लेकिन क्या नतीजा मिला। उसका परिणाम जो अभिशाप बनकर हमारे सर पर नाच रहा है, वह कभी हमें सुकून से जीने नहीं देगा। मेरे कितने अरमान थे कि मैं तुम्हें यहाँ का महाराजा बनते हुए देखूंगा, लेकिन क्या हुआ, सब कुछ खत्म कर दिया उस बेवकूफ़ इंसान ने। उसे तो इतना भी एहसास नहीं है कि वह अपने पत्नी के हाथों की कठपुतली है। वह उसे नचा रही है और अपने ही परिवार वालों को वह इस तरह मार रहा है। उस मंद बुद्धि को पता नहीं कब अक्ल आएगी। इतना कहकर उनके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह उस दिन को कोस रहे थे जब मेकर की माँ ने उनके ड्रिंक में ड्रग्स मिलाकर उनके साथ संबंध बनाए थे, और उसी का नतीजा यह मेकर था। विलियम अपनी पत्नी नोआ को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। उन्होंने कभी नोआ के अलावा किसी की ओर नज़र उठाकर भी नहीं देखा। वहीं मेकर की माँ विलियम की सेक्रेटरी थी। वह विलियम को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, और जब उसने देखा कि विलियम नोआ से प्यार करने लगा है और वह उसके लिए कुछ भी कर सकता है, तो उसके गुस्से की कोई सीमा नहीं थी और उसने यह घटिया चाल चला था। उसने सोचा था कि अगर वह प्रेग्नेंट हो जाती है तो विलियम उससे मजबूरन शादी करेगा। उसने तो बहुत ही अच्छा प्लान बनाया था। उसने तो नोआ को भी बहुत ही भड़काने की कोशिश की थी, लेकिन विलियम और नोआ एक दूसरे को बेइंतहा प्यार करते थे। इस वजह से वह लोग उसके चाल में नहीं फंसते हैं। वहीं विलियम ने यह सब उसकी गलती है कहकर उस पर ही उल्टा आरोप लगा दिया था, जिस वजह से वह गुस्से में आकर उस वक्त तो वहाँ से चली गई थी, लेकिन नफ़रत के बीज उसके अंदर पनपना शुरू कर दिए थे। और जब उसने बेटे को जन्म दिया तो उसके ही बाद से वह अपने बेटे को पूरी तरह से तैयार करना शुरू कर दी थी। यह सब उसने विलियम से छुपकर किया था। अगर विलियम को पता होता कि उसके लिए मौत की तैयारी हो रही है तो वह उस घटिया औरत और उसके बच्चे को कब का दुनिया से ऊपर उठा दिया होता। लेकिन उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसने तो सोचा था वह घटिया औरत उसकी ज़िंदगी से जा चुकी है, और फिर अचानक से 20 साल बाद वह औरत एक जवान लड़के को लेकर उसके सामने आती है और फिर
वह उसे उसका बच्चा बताने लगती है। डीएनए टेस्ट होता है जिसमें वह साबित हो जाता है कि यह उसी का बच्चा है। यह देखकर तो उनकी दुनिया ही हिल गई थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, क्या ना करे। वहीं अब तक मेकर इतना ज़्यादा मजबूत हो चुका था कि उसे इस तरह रास्ते से हटाना भी आसान नहीं था, जिस वजह से मजबूरन उन्हें उसे अपने दूसरे बेटे की जगह देनी पड़ी। लेकिन उन्होंने कभी भी एडवर्ड के साथ नाइंसाफ़ी नहीं की। वह उनका बड़ा बेटा था और यह सत्ता उसी की थी। वही मेकर, जो उसे अब लगता था कि वह अब विलियम का बेटा ऑफिशियल तरीके से बन चुका है, तो यह सत्ता उसकी होनी चाहिए। उसने बहुत तकलीफ झेला है। घटिया सोच रखने वाला वह मेकर सत्ता पाने के लिए तरह तरह के चाल चलना शुरू कर देता है, लेकिन फिर भी वह उसे हासिल नहीं कर पाता। इसी वजह से अब उसने यह मौत का खेल खेलना शुरू कर दिया था, जहां ब्रिटेन में पूरी तरह से इस वक्त राजनीतिक षड्यंत्र चल रहा था। वहीं मन्नत, जो इस वक्त अपने रूम में थी, धीरे धीरे कर वक्त बीत रहा था और इस समय तक रुद्र ने उसे परेशान करना छोड़ दिया था। वह अब कभी कभार ही मन्नत के सामने आता था, नहीं तो वह सीधा ऑफिस और ऑफिस से फिर घर आता तो ज़्यादातर टाइम अपने स्टडी रूम में बिताता था। पता नहीं वह इतना शांत क्यों पड़ गया था, लेकिन इसके पीछे एक बड़ा कारण था। वह इस समय अपनी लिटिल एंजल को जोर शोर से ढूंढ रहा था। वहीं ऑफिस में रुद्र यतीन पर गुस्सा करते हुए बोल रहा था। आखिर में वह कहाँ चली गई? मैं इतने सालों से उसे ढूंढ रहा हूँ। वह कहाँ गायब हो गई? क्या वह इस दुनिया की नहीं है? वह मुझे क्यों नहीं मिल रही है? मैं कुछ नहीं जानता। अगर तुम्हें अपनी सर्विस प्यारी है तो तुम उसे ढूंढ कर लाओ। वहीं यतीन मन ही मन में सोचता है, अरे इस कमबख्त को कोई समझाए भला मुझे यह सर्विस क्यों प्यारी होगी। मैं इसका कोई खरीदा हुआ सेक्रेटरी नहीं हूँ। यह तो मुझे फांसी के फंदे पर लटकाकर अपना सेक्रेटरी बनाया हुआ है। अच्छा है कि यह मुझे निकाल दे और मैं इसके टार्चर से बच सकूं। वहीं उसे शांत देखकर रुद्र गुस्से में उसकी ओर पेपरवेट उठाकर फेंकता है। यतीन को इसकी अब रोज रोज आदत हो चुकी थी, इसलिए वह तुरंत ही अपना बचाव करते हुए नीचे बैठ जाता है। वहीं वह पेपरवेट सीधा जाकर कांच की खिड़की से टकराता है और उसका शीशा टूटकर जमीन पर चूर चूर हो जाता है। तभी अचानक से अर्णव और प्रणव उस केबिन के अंदर दाखिल होते हैं। वह लोग जैसे ही दाखिल होते हैं तो वहाँ का नज़ारा देखकर थोड़ा घबरा जाते हैं। अब वह खुद में पछता रहे थे कि वह इस वक्त क्यों आए। उन्हें लगता है कि यहाँ से भाग जाना ही ठीक है। वह तुरंत ही पीछे पलट जाते हैं और भागने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन तभी रुद्र की कठोर आवाज़ उनके कानों में पड़ती है। अब तुम लोग क्यों भाग रहे हो? मैंने जो काम तुम्हें दिया था क्या वह पूरा हुआ? वह बेचारे अफसोस से अपना सर हिला देते हैं। इसकी वह जादुई एंजल को कहाँ से ढूंढें? शायद वह कोई जादू थी जो गायब हो गई थी, या इसके
मन का कोई वहम था जिसे यह आज तक एंजल समझ रहा है। जरूर इसे किसी और ने बचाया होगा। भला एक 15-16 साल की लड़की इसे कैसे बचा सकती है, वह भी इतने खूंखार लोगों से जिससे यह खुद ही नहीं बच पाया। यह क्यों नहीं समझता है कि वह कोई और था। यह इसके आंखों का भ्रम है। लेकिन यह सब कहने की हिम्मत उन दोनों के अंदर नहीं थी। वह लोग अपना दांत दिखाते हुए बोलते हैं, हे वह बात यह है ना कि हमने तो बहुत ढूंढा, पर वह मिलने से रही। पता नहीं क्यों वह हमें इतना परेशान कर रही है। उसकी बातों को सुनकर रुद्र गुस्से से उनकी ओर देखता है और कहता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तभी वह लोग कहते हैं, हमने अपनी पूरी कोशिश की, हमने तो जी जान लगा दिया, पर वह लड़की हमें नहीं मिली। तुम्हें क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि हकीकत में ऐसी कोई लड़की नहीं है। शायद यह तुम्हारे आंखों का भ्रम होगा। तुम्हें उस समय इल्यूजन हुआ होगा जिसे तुम समझ नहीं पाए होगे। वैसे भी उस समय तुम बेहोश होने की कगार पे थे, तो जाहिर सी बात है यह तुम्हारे आंखों का भ्रम था। वहीं उसकी बातों को सुनकर रुद्र के गुस्से का ठिकाना नहीं था। अब उसके हाथों में कांच की गिलास थी, जिसे उठाकर वह सीधा प्रणव की ओर फेंक देता है और बोलता है, अपनी बकवास बंद करो। मैंने जो कुछ भी देखा था वह अपनी खुली आंखों से देखा था और उस समय मैं बेहोश नहीं था। इसलिए जो कुछ चल रहा था मेरे सामने वह सब कुछ सही था। तभी अर्णव बोलता है, अरे यार तू खुद सोचना, कोई छोटी सी नाजुक सी प्यारी सी दिखने वाली लड़की जो फूल की तरह कोमल हो, ऐसा तूने ही बताया था। या उसने इसलिए बोला क्योंकि जब वह बोल रहा था तो रुद्र उसे खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था, जिस वजह से वह घबराकर बोलता है कि ऐसा तुमने मुझे बताया था, तो वह इतने खूंखार गुंडों से कैसे लड़ सकती है। वहीं उसकी बातों में दम था। एक पल के लिए रुद्र भी सोच में पड़ जाता है, क्या सच में वह जो कुछ भी देखा था वह उसके आंखों का इल्यूजन था। क्या वह आज तक किसी भ्रम में जी रहा था। लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसके हाथों से एक ब्रेसलेट गिरा था जो दिखने में बहुत ही साधारण था, लेकिन वह बहुत ही ज़्यादा कीमती था। इसके बारे में उसने अच्छे से पता लगवा लिया था, तो जाहिर सी बात है वह कोई आम लड़की नहीं थी जो इतनी आसानी से मिल जाती। वहीं अर्णव और प्रणव को लगता है कि रुद्र शायद उसकी बातों में आ चुका है, और अच्छा हो वह उसकी बातों में आ जाए और उस लड़की को ढूंढना बंद कर दे, क्योंकि खुद तो यहाँ बैठा रहता है और उन्हें आर्डर दे देकर परेशान कर देता है। वह बेचारे दौड़ते भागते थक जाते हैं उसके सपनों की रानी को ढूंढने के लिए, लेकिन सपने हकीकत में सच नहीं होते हैं। यह बात इसे समझ क्यों नहीं आती है। यह सब प्रणव अपने मन में ही बोल रहा था। तभी उसे रुद्र की आवाज़ सुनाई देती है, नहीं वह कोई सपना नहीं है, वह एक हकीकत है। वहीं उसके ऐसा कहने पर प्रणव की आंखें बड़ी हो जाती हैं। क्या यह डेविल उसके मन की बातों को सुन सकता है। अरे बाप रे, अगर ऐसा है तो वह फिर कभी इसे मन में गालियां नहीं देगा, वरना वह इसके साथ क्या करेगा वह तो वह सोच भी नहीं सकता है। तभी रुद्र बोलता है, हाँ तुम ठीक सोच रहे हो, मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा यह तुम सोच नहीं सकते हो। वहीं अब तो प्रणव को पूरा यकीन हो जाता है कि वह इसके मन की बातों को सुन सकता है, इसलिए वह मन ही मन बोलता है, अरे बेटा मन तू थोड़ी देर के लिए शांत हो जा और कुछ भी मत सोच, वरना यह डेविल ज़रूर तुझे अफ्रीका के जंगलों में भेज देगा।
और वहाँ मैं जानवरों का निवाला बन जाऊंगा। हे भगवान, यह जल्लाद से कोई हमें बचा लो। इतना कहकर वह अफसोस से अपने मन में भगवान को प्रे करने लगता है। वहीं अर्णव अभी भी शांत था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रुद्र इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोल रहा है। तब वह बोलता है कि तुम इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस क्यों हो? मुझे नहीं लगता है कि वह वाकई में है। तभी रुद्र अपने ड्रा से एक बहुत ही प्यारा सा बॉक्स निकालता है। यह देखकर वह तीनों उसे ध्यान से देखने लगते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या है। तभी रुद्र अपने आंखों से उस लोगों को देखकर बॉक्स की ओर इशारा करता है, जिसे देखने के लिए वह लोग रुद्र के समीप आ जाते हैं। तब रुद्र उस बॉक्स को खोल देता है तो उसमें बहुत ही प्यारा सा चमकता हुआ एक ब्रेसलेट दिखाई देता है। वह देखकर उन लोगों को वह बहुत ही प्यारा और कीमती लगता है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि रुद्र उन्हें यह क्यों दिखा रहा है। तभी अर्णव बोलता है कि हाँ, यह बहुत प्यारा और कीमती लग रहा है, लेकिन तू हमें यह क्यों दिखा रहा है? तब रुद्र बोलता है कि यह उस वक्त उस लड़की के हाथों से गिरा था जिस वक्त वह उन लोगों से लड़ रही थी, और तभी मैंने इसे अपने पास रख लिया था। अब तुम्हें समझ में आया कि मैं क्यों इतना श्योर हूँ कि वह मेरा कोई भ्रम नहीं है, बल्कि वह इसी दुनिया की है। क्योंकि अगर वह दूसरे दुनिया की होती तो इस तरह से उसके हाथों में से ब्रेसलेट भी ना गिरता, और ना ही उसे मैं इस तरह से अपने पास अब तक सुरक्षित रख पाता। तो जाहिर सी बात है, वह हमारी तरह ही इंसान है, पर वह कहाँ गायब हो गई है, बस इसी का मुझे पता लगाना है। और जिस दिन वह मुझे मिल गई तो यकीन मानो, जितना उसने मुझे आज तक परेशान किया है, मैं उतना ही उसे परेशान करूँगा और उसे हमेशा हमेशा के लिए अपने पास कैद कर लूँगा। उसे कहीं भी जाने की इजाज़त नहीं होगी, वह सिर्फ मेरी होगी और मेरी होगी। यह कहते वक्त वह पूरा साइको दिख रहा था। वहीं उसके इस दीवानेपन को देखकर सभी अब उस लड़की के लिए डरने लगते हैं। क्या यह डेविल उसे कैद कर लेगा? फिर उस बेचारी का क्या होगा? वह उड़ती हुई पंछी की तरह है जो किसी के हाथों में नहीं आती, पर इस डेविल के हाथों लग गई तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। उन्हें इस वक्त उस लड़की के लिए अफसोस हो रहा था। वही रुद्र बहुत ही दीवानगी के साथ उस ब्रेसलेट को अपने हाथों में लेकर ध्यान से देख रहा था। ऐसे लग रहा था मानो वह उस ब्रेसलेट को न देखकर उस लड़की के चेहरे को देख रहा हो, जिसमें वह पूरी तरह खो चुका था। वह तीनों लोग उसे इस तरह से देखते हैं तो उन्हें बहुत अफसोस होता है। वह उसके दोस्त का प्यार थी और उसका दोस्त उसके लिए पूरी तरह से पागल था। वह उसे दीवानों की तरह प्यार करता था। तभी प्रणव अर्णव से बोलता है, अरे यार, अब तो मुझे भी यकीन हो रहा है कि सच में वह है, नहीं तो रुद्र इस तरह से बिहेव नहीं करता। वह बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान इंसान है, उससे इस तरह की बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं की जा सकती है। इसलिए हमें लगता है कि फिर से एक बार ढूंढना चाहिए। उसकी बातों को सुनकर वह दोनों भी सीरियस हो जाते हैं और बोलते हैं,
ठीक है, हम एक बार फिर से कोशिश करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जिसे हम इतने सालों से ढूंढ रहे हैं वह हमारे हाथ भी लग पाएगी। तभी यतिन थोड़ा उन लोगों को दूसरी साइड ले जाते हुए कहता है कि तुम लोग यहाँ आओ। वह दोनों यतिन के साथ चले जाते हैं और पास ही सोफे पर बैठ जाते हैं। तब यतिन बोलता है, अरे यार, एक बात तुम मुझे यह बताओ कि जब रुद्र उस लड़की से इतना प्यार करता है, तब अगर वह लड़की मिल गई तो वह क्या करेगा? क्योंकि उसकी शादी तो हो गई है और तुम्हें तो अच्छे से पता है रुद्र उस लड़की को पसंद करे या ना पसंद करे, पर दादाजी के होते हुए रुद्र कभी उस लड़की को नहीं छोड़ पाएगा। तब वह अपनी एंजल का क्या करेगा? वहीं उसकी बातों को सुनकर अब दोनों भी सोच में पड़ जाते हैं। बात तो तू सही कह रहा है, अगर भाभी जी उसकी ज़िंदगी में हैं तो फिर उसकी एंजल कैसे उसकी ज़िंदगी में आ सकती है? वैसे भी हमारे इंडिया के कानून में एक बीवी के रहते हुए दूसरी पत्नी नहीं लाई जा सकती है। वहीं उसकी बातों को सुनकर अर्नो उन दोनों को ऐसे देखता है जैसे किसी पागल को देख रहा हो। वहीं वह लोग जब अर्नव को उसे इस तरह से देखता हुआ देखते हैं तो दो के दोनों झेप जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अर्नव उन्हें इस तरह से क्यों देख रहा है। तभी यतिन अर्नव से बोलता है, अरे भाई, तू हमें इस तरह से कैसे देख रहा है? ऐसे लग रहा हो जैसे तू किसी पागल को देख रहा है। उसकी बातों को करेक्ट करते हुए अर्नव बोलता है, हाँ, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। मैं दो दुनिया के सबसे बड़े पागलों को देख रहा हूँ। वहीं यतिन उसकी बातों को सुनकर अपना मुंह खोल उसकी ओर देखने लगता है। आखिर में तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? वह गुस्से में बोलता है। तब अर्नव बोलता है, तुम लोग जिस तरह बेवकूफ़ों वाली बात कर रहे हो, तो मेरे कहने का मतलब क्या हो सकता है? तुम लोग तो अच्छे से समझ गए हो। तभी यतिन फिर से गुस्से में बोलता है, अरे तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग बेवकूफ़ हैं? अरे हम लोग तो बुद्धिमानों वाली बात कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हें नहीं पता है कि अगर इसे इसकी एंजल मिल गई तो वह किसी भी कीमत पर उससे शादी करके ही मानेगा, और तब हमारी प्यारी भाभी उसकी किस नंबर की पत्नी रहेंगी। वहीं उसकी बात को सुनकर अर्नव उसे गुस्से में देखता है और बोलता है, बेवकूफ़ इंसान, वह अभी भी भाभी से तलाक लेना चाहता है, और अगर उसकी एंजल मिल गई तब वह उससे बिना देर किए तुरंत ही तलाक ले लेगा। और वहीं दादाजी, उन्हें शायद फ़र्क ना पड़े, क्योंकि वह बस इतना चाहते हैं कि रुद्र की शादी किसी लड़की से हो जाए और उनका वंश आगे बढ़े। वहीं इन तीनों को बिल्कुल भी यह अंदाज़ा नहीं था कि दादाजी तो यह बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। वह बस किसी तरह मन्नत को रुद्र की ज़िंदगी में लाना चाहते थे, जिससे रुद्र की ज़िंदगी से खतरों को टाला जा सके और वह अधिक दिनों तक जिंदा रह सके। वहीं सब अर्नव की बातों को सुनकर सोच में पड़ जाते हैं, यह बोल तो ठीक रहा है। तभी रुद्र अपनी जगह से उठकर बाहर की ओर जाने लगता है। तब अर्नव उसे आवाज़ देता है, अरे यार, अब तू कहाँ जा रहा है? हम लोगों को बिना बताए ही तू जा रहा है। यहाँ हम लोग बैठकर तेरा इंतज़ार कर रहे हैं कि तू कब फ्री होगा। तब अर्नव बोलता है कि मैं कुछ ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, इसलिए तुम्हें ज़रूरत नहीं है यह सोचने की कि मैं कब फ्री होऊंगा, और फिलहाल मुझे तुम लोगों से बकवास करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इतना कहकर वह तुरंत ही बाहर चला जाता है। वहीं
वह तीनों तो बस उसे देखते ही रह जाते हैं। तब प्रणव मुंह बनाते हुए बोलता है, डेविल कहीं का, चला है हम लोगों को अपने केबिन में बुलाने, और इसकी नीयत तो पूरी तरह से खराब है। भला मैं क्यों इसके पास जाऊं। उसी बात को सुनकर वह दोनों अपनी आंखें फाड़े उसे देखने लगते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि यह क्या अनाप शनाप बोल रहा है। वहीं प्रणव तो प्रणव था, वह भला क्यों समझे और क्यों ना बोले। उसका मुंह, उसकी जबान, वह चाहे कुछ भी बोले, किसी को क्या फर्क पड़ता है। रुद्र वहाँ से निकलकर सीधे अपने घर चला आता है। इस समय वह बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट था। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। जैसे ही वह घर आता है तो वह अपने रूम में जाने के बजाय अपने स्टडी रूम में चला जाता है और वहीं एक सर्वेंट को कॉफ़ी लाने के लिए बोल देता है। उसके स्टडी रूम के जाने के कुछ ही देर बाद सर्वेंट उसे कॉफ़ी देकर चला जाता है। तभी वहाँ थोड़ी देर में दादाजी आते हैं और वह बोलते हैं, रुद्र मिस्टर मुखर्जी के यहाँ एक बड़ी पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन किया गया है। वह अपने बेटे को अपनी जगह देना चाहते हैं और वहीं उनके बेटे का एंगेजमेंट भी है, इसलिए उन्होंने इस पार्टी का आयोजन किया है। जिस वजह से सभी लोग उस पार्टी में जा रहे हैं और तुम्हें भी मन्नत को लेकर अपने साथ उस पार्टी में जाना होगा। वहीं जैसे ही रुद्र यह सुनता है कि उसे मन्नत के साथ उस पार्टी में जाना है तो उसका खून खौल जाता है। वह गुस्से में दादाजी की तरफ देखते हुए बोलता है, बस करिए, अब आप और मुझे कितना परेशान करेंगे। आपने कहा था उस घटिया लड़की से शादी करने को, सो मैंने कर लिया है। अब बाकी आप मुझसे यह उम्मीद ना रखें कि मैं उसे कहीं अपने साथ लेकर आऊँगा और जाऊँगा। वैसे भी वह घटिया लड़की यही तो चाहती है। तो आप भी अच्छे से सुन लीजिए, मैं उसे उसके मंसूबों में कामयाब नहीं होने दूंगा। वह पैसों की लालची लड़की है। आपको आज नहीं दिख रहा है, लेकिन देख लेना, एक दिन आप बहुत पछताएंगे अपने इस फैसले पर। वहीं दादाजी रुद्र की बातों को सुनकर उस पर गुस्सा हो जाते हैं। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई मन्नत को घटिया कहने की। वह गुस्से में बोलते हैं, रुद्र तुम बार बार मन्नत को ऐसे गंदे शब्दों से ना पुकारा करो। क्या तुम्हें हमने यही संस्कार दिए हैं? एक बार के लिए भी तुम्हारे अंदर शर्म नाम की चीज़ नहीं आती है। तुम बार बार उसे इतने गंदे शब्दों से कैसे बोल सकते हो? वहीं रुद्र बोलता है कि मैं वही तो बोल रहा हूँ जो वह है। वह एक गोल्ड डिगर लड़की है। वहीं उसकी बातों को सुनकर दादाजी का गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वह गुस्से में रुद्र को चिल्लाकर डांटते हैं, इनफ यू इनफ, अब एक लफ्ज़ भी मैं उसके खिलाफ़ नहीं सुन सकता हूँ। एक बात याद रखना रुद्र, जिस दिन तुम्हें उसकी सच्चाई पता चलेगी उस दिन तुम्हारे हाथों में कुछ नहीं रह जाएगा सिवाय पछतावे के। देख लेना, तुम उस दिन बहुत पछताओगे, बहुत गिड़गिड़ाओगे, पर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इतना बोलकर दादाजी वहाँ से चले जाते हैं। वहीं रुद्र उनकी बातों को बिल्कुल भी अनसुनी कर देता है और बोलता है, वह दिन भगवान करे कभी ना आए। मैं उस लड़की की हकीकत देखूँगा तो मुझे उसे जान से मार डालने का मन करेगा, क्योंकि उसका हकीकत इतना भयानक है जो आप भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इतना बोलकर वह चुपचाप
पास में ही बने बियर काउंटर की ओर बढ़ जाता है और वहाँ से शराब की एक बोतल निकालकर उसे अपने मुंह से लगा लेता है। इस समय उसे दादाजी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और उससे कहीं ज़्यादा गुस्सा तो उस लड़की पर आ रहा था। जब से वह लड़की इस घर में आई है उसकी ज़िंदगी नर्क बन गई है। जब देखो तब दादाजी उसे सुनाते रहते हैं। जिस दादाजी का वह लाडला आंखों का तारा बना फिरता था, आज वह दादाजी उसके ऊपर हाथ उठाने से पहले एक बार भी नहीं सोचते हैं। इस वक्त रुद्र के मन में मन्नत के लिए नफरत इतना ज़्यादा भर गया था कि उसका मन कर रहा था कि वह अभी जाकर मन्नत को जान से मार डाले। वही मन्नत इस सब बातों से अनजान फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी और उसे इंस्ट्रक्शन दे रही थी, मैं आज रात को किसी भी तरह से आ जाऊंगी, बस तुम लोग पूरी तैयारी रखना। थोड़ी ही देर में सभी लोग खाना पीना खाते हैं और अपने अपने रूम में चले जाते हैं। वहीं रुद्र, जो गुस्से की वजह से आज खाना ही नहीं खाया था, क्योंकि सर्वेंट जब उसके स्टडी रूम में खाना लेकर गया था तो उसने उसे डांट कर भगा दिया था। इस वक्त उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और उसे भी कहीं अर्जेंटली जाना था, इसलिए वह फ़िलहाल के लिए अपने रूम में नहीं जाना चाहता था। अगर वह गया तो उसका सारा गुस्सा वह उस घटिया लड़की पर उतारने से 1 मिनट के लिए भी पीछे नहीं हटेगा। लेकिन आज वह अपना दिमाग नहीं ख़राब करना चाहता था, क्योंकि उसे आज एक ज़रूरी काम पर जाना था। इसलिए वह तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद एक घर के अंदर कम से कम 10 लोग मीटिंग कर रहे थे, जिसमें हेड चेयर पर रुद्र बैठा था। वहीं उसके पास यतिन, प्रणव और अर्णव भी बैठा था। वहीं बाकी और लोग उसके सिक्योरिटी गार्ड का हेड और इसी तरह से उसके अंडर काम करने वाले लोग थे। वह सब इस समय आज स्मगलरिंग की जाने वाले ड्रग्स और हथियारों की सप्लाई को रोकने के लिए जाने वाले थे। एक बड़ा असाइनमेंट आने वाला था, जिसे वह लोग उनके हाथों से छीनना चाहते थे। अगर यह असाइनमेंट उनके हाथ लग गया तो वह लोग सरकार की बड़ी मदद भी कर पाएंगे और वहीं उसमें से वह लोग उन कीमती हथियारों का जखीरा अपने पास रख पाएंगे जो बहुत ही ज़्यादा महंगे थे। वैसे भी उनके खुफिया एजेंट ने बताया था, यह असाइनमेंट बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, जो कई हज़ार करोड़ का है। इस वजह से इस पर पुलिस की भी नज़र गड़ी हुई है, इसलिए इन लोगों को बहुत ही आसानी से यह काम करना था। वहीं यह असाइनमेंट और कहीं से नहीं बल्कि ब्रिटेन से आ रहा था, जिस बात की खबर मन्नत को लग चुकी थी। वहीं मेथल और लूसिया ने पूरी तैयारी कर रखी थी। उनके साथ उनका दोस्त निकोलस भी था।
जो पहले ही इंडिया आ चुका था और उसी ने सारी जानकारी इन लोगों को दी थी। अब यह लोग अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने वाले थे, बस मन्नत के आने की देरी थी। उधर जैसे ही रुद्र घर से निकला था, मन्नत भी निकल गई थी। वैसे उसे यह नहीं पता था कि रुद्र कहाँ जा रहा है, पर उसने उसे घर से जाते हुए देख लिया था, जिस वजह से अब उसे कोई दिक्कत नहीं थी। उसने दादाजी को पहले ही बता दिया था कि आज ज़रूरी काम से वह रात को घर पर नहीं रहेगी, इसलिए आप सब संभाल लेना। दादाजी इस बात के लिए उसे कुछ नहीं कहते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था उसके पास कितने सारे काम होते हैं। वह उनके कामों को नहीं रोक सकते थे। जिस वजह से वह मन्नत को निश्चिंत होकर जाने की बात कहते हैं और कहते हैं कि तुम अपना काम करो, मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूँगा। इसीलिए आज जल्दी ही सभी लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले गए थे, दादाजी के कहने पर ही। वहीं रुद्र भी इन सब बातों से अनजान था। वह लोग समुद्र की ओर निकल जाते हैं, क्योंकि यह असाइनमेंट जहाज के द्वारा ही इंडिया आ रहा था। अगर यह लोग इंडिया में आकर इसी तरह बिजनेस करने लगेंगे तो वह दिन दूर नहीं जब इंडिया पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। और जिस तरह से यह लोग ड्रग्स सप्लाई कर रहे थे, यहाँ के आने वाली जनरेशन पूरी तरह से इसका आदी हो जाएगा और फिर इंडिया की बर्बादी पूरी तरह से निश्चित हो जाएगी। वैसे भी रुद्र और उसके दोस्त हमेशा ही कानून के दायरे में रहकर काम किया करते थे और उसकी पहुंच इतनी ज़्यादा थी कि सरकार भी उनकी हेल्प लेती थी। यही कारण था कि रुद्र को कोई भी कहीं भी आने जाने की परमिशन आसानी से मिल जाती थी। और वहीं उस असाइनमेंट के बारे में रुद्र को अच्छे से जानकारी थी, लेकिन सरकार को इसकी पूरी जानकारी नहीं थी। पर उन्हें इतना ज़रूर पता था कि आज एक बड़ा असाइनमेंट इंडिया आने वाला है। अब उसके अंदर क्या क्या है यह तो उसे पकड़ने के बाद ही पता चलेगा, इसलिए उन लोगों ने भी जाल बिछा रखा था। वहीं मन्नत ने भी एक अच्छा जाल बिछा रखा था। अब सभी के सभी उस समुद्र तट पर मौजूद थे। बस फर्क इतना था कि हर इंसान एक दूसरे के अपोजिट था, जिस वजह से उन्हें उनकी जानकारी नहीं थी। वहीं मन्नत ने पहले से ही 4 जहाज तैयार करवा रखा था, जिसने उसने किनारे पर लगवा दिया था, पर वह अभी भी तट से काफ़ी दूर था, जिस वजह से वह पानी में अंदर की ओर था। उन लोगों ने पहले ही प्लान बना लिया था कि उस जहाज के तट पर पहुंचने से पहले ही वह लोग उस पर अटैक करेंगे, क्योंकि मन्नत को अच्छे से पता था कि इंडियन पुलिस पहले से ही तैयारी करके बैठी हुई है। अगर जहाज तट पर आया तो वह लोग उस पर अटैक कर देंगे और फिर पुलिस से बच पाना इतना आसान नहीं था। जहां वह लोग माफिया थे तो वहीं यहाँ की सरकार से लड़ने की क्षमता उन लोगों में नहीं थी, जिस वजह से उसने ऐसा प्लान बनाया था कि जहाज के तट तक आने से पहले ही वह लोग उसे पूरी तरह से लूट लें। थोड़ी ही देर में वह लोग समुद्र में टकटकी गड़ाए हुए बैठे थे।
तभी उन्हें दूर से ही वह जहाज आता हुआ दिखाई देता है। अब सभी लोग अपनी अपनी पोजीशन ले लिए थे। हर जहाज में एक एक लोग थे। मेथल एक जहाज को गाइड कर रही थी, दूसरे को लूसिया और तीसरे को निकोलस और चौथे को मन्नत खुद गाइड कर रही थी। वहीं उनके साथ बहुत बड़ी तादाद में उनके अपने गार्ड थे जो ब्रिटेन से ही बुलाए गए थे। वह एक दिन पहले ही समुद्री रास्ते से यहाँ पहुँच चुके थे, जिस बात की खबर किसी को नहीं थी क्योंकि वह लोग समुद्र में ही थे, वह नीचे नहीं आए हुए थे। वही जैसे ही वह जहाज उनकी ओर आने लगता है तो यह लोग भी अपनी जहाज उस ओर ले जाने लगते हैं। सबको यही लगता है कि यहाँ से कोई जहाज माल लाद कर दूसरे देश को जा रही है। उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि क्या होने वाला है। वहीं वह जहाज जैसे ही इनके पास पहुंचती है तो यह लोग दोनों ओर से उस जहाज को कवर कर लेते हैं। वहीं आगे पीछे से भी एक एक जहाज उसे ढक लेती है, जिस वजह से तट पर खड़े लोगों को थोड़ी देर के लिए वह जहाज दिखाई देना बंद हो जाती है। वहीं अब जैसे ही उस जहाज पर बैठे लोगों को पता चलता है कि वह लोग चारों तरफ से घेर लिए गए हैं तो वह तुरंत ही बिना रुके फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। वहीं इन लोगों ने पहले ही इन सब की तैयारी कर रखी थी। जहां वह लोग अचानक ही इस जाल में फंसे थे, वहीं यह लोग पूरी तरह से तैयार थे, जिस वजह से इनके तो कोई लोग नहीं मरते पर उस तरफ लाशों का ढेर लगना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे कर यह लोग लंगर फंसाकर उस जहाज पर कूदना शुरू कर देते हैं। रस्से के जरिए यह लोग उस पर जल्दी जल्दी जा रहे थे, जिस वजह से अब उस जहाज के अंदर मन्नत के बहुत सारे लोग पहुंच चुके थे। वहीं मन्नत, लूसिया, मेथल और निकोलस सभी उस जहाज पर जा चुके थे। अब सभी लोग बहुत ही तेज़ी से उन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। वह जहाज 2 फ्लोर का था, इसलिए काफ़ी तेज़ी से उनके लोग हर फ्लोर पर जाकर हर रूम को चेक कर रहे थे। वह वहाँ किसी को भी नहीं छोड़ सकते थे और जितने लोग भी अगर हथियार डाल देते हैं तो वह उन्हें बिना नुकसान किए एक जगह ले जाकर रूम में लॉक कर दे रहे थे। वहीं अब जब वह लोग देखते हैं कि उनके बहुत सारे दोस्त मारे जा रहे हैं, उनके साथी खत्म हो रहे हैं, तो वह लोग भी हथियार डाल देते हैं क्योंकि उन्हें मरना नहीं था। जिस तरह से बेरहमी से यह लोग उन लोगों को मार रहे थे, उन्हें अंदाज़ा लग चुका था कि वह इनके हाथ से बच नहीं पाएंगे। वहीं उन सबका लीडर बहुत ज़्यादा बौखलाया हुआ था। उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इस तरह उन्हें पानी में ही घेर लिया जाएगा। उन लोगों ने तट पर पहुंचने तक का पूरा व्यवस्था कर लिया था। अभी वह अपनी पोजीशन ले पाते कि पहले ही उन पर अटैक होने लगता है। अभी तट पर पहुंचने में बहुत समय था, जिस वजह से उन लोगों ने अपनी पोजीशन नहीं ली थी, ना ही वह लोग अच्छे से हथियार को अपने पास ले पाए थे। बस इसी वजह से वह लोग हार जाते हैं और इतनी जल्दी हथियार डाल देते हैं। वह लीडर बौखलाया हुआ मेथल और लूसिया की ओर देखता है और इंग्लिश में बोलता है कि तुम लोग कौन हो और इस तरह से हम पर अटैक करने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। तभी
लूसिया हंसते हुए बोलती है, हम तेरी मौत हैं। और रही बात अटैक करने की, तो तूने कैसे सोच लिया कि तू हमारे देश का माल लाकर दूसरे देश में बेच लेगा। वहीं जैसे ही वह लोग सुनते हैं कि उनके देश का, तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। आखिर में क्या यह लोग इंडियन नहीं हैं? वह हकलाते हुए बोलता है कि क्या तुम लोग इंडियन नहीं हो? तब मेथल हंसते हुए बोलती है, नहीं, हम इंडियन नहीं हैं। तो वह लीडर थोड़ा डरते हुए बोलता है, तो तुम लोग कौन हो? तभी मेथल बोलती है, क्या अपनी अम्मा को नहीं पहचान रहा है? अरे मैं तेरी माँ हूँ, जहाँ से तू आ रहा है वहीं की हूँ। जाहिर सी बात है कि तू मेरे देश का माल लाकर ऐसे दूसरे देश में बेचेगा और हम तुझे छोड़ देंगे। क्या इतना आसान है यह करना? वहीं जैसे ही वह सुनता है कि वह लोग उसी के देश के हैं, तो वह तुरंत ही समझ जाता है। वह हकलाते हुए बोलता है, क्वीन 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 हो तुम लोग? तो लूसिया और मेथल जोर जोर से हंसने लगती है और बोलती हैं, हाँ, तुमने सही पहचाना, हम लोग वही हैं। तभी उसकी नज़र उनके ड्रेस पर जाती है और तभी वह उनके सीने पे लगे ब्रॉच को देखता है, जिससे वह तुरंत समझ जाता है कि उसने जो अंदाज़ा लगाया था बिल्कुल सही था, क्योंकि उस पर क्वीन का लोगो लगा हुआ था। उसकी आंखें डर के वजह से फैल जाती है, उसका शरीर अब कांपने लगता है। उसे पता चल चुका था कि अब उसकी मौत निश्चित है, क्योंकि वह जानता था क्वीन बहुत ही बेरहम है। तभी वहाँ मन्नत आती है और बोलती है कि चल अब जल्दी से बता दे कि इसके पीछे किसका हाथ है। तो वह लीडर गिड़गिड़ाते हुए बोलता है कि मुझे नहीं पता है, बस उसका इतना कहना था कि मन्नत ने बहुत ही बेरहमी से उसके कंधे पर गोली मार दी, जिससे उस लीडर की चीख वहाँ गूंज जाती है। वहीं दूसरी ओर उस समुद्र तट पर रुद्र के लोग और पुलिस फोर्स जो पहले से वहाँ तैनात थी, वह सब दूरबीन लगाकर देख रहे थे वह जहाज क्यों इतनी देर लगा रहा है और क्यों नहीं आ रहा है। वहीं अब बाकी के 4 जहाज वह थोड़े साइड हो गए थे, जिस वजह से वह जहाज अब इन लोगों की आंखों से साफ साफ दिख रहा था, लेकिन दूर होने की वजह से यह नहीं दिख रहा था कि उसके अंदर क्या हो रहा है। तभी रुद्र गुस्से में बोलता है कि क्या वहाँ कुछ गड़बड़ है? मुझे कुछ अजीब लग रहा है, शायद कुछ गड़बड़ है। तुम्हें नहीं लग रहा है कि वह चारों जहाज अचानक से उस जहाज के पास गई और अब फिर दूर हो गई, लेकिन वह जहाज ऐसे लग रहा है जैसे वह अपनी जगह पर ही खड़ा हो, आगे नहीं बढ़ रहा है। तभी प्रणव ध्यान से देखते हुए बोलता है, नहीं ब्रो, वह आगे बढ़ रहा है, लेकिन शायद उसकी स्पीड कम है। कहीं उन्हें पता तो नहीं चल गया कि उनके सेवा और सत्कार के लिए हम लोग यहाँ मौजूद हैं। तब रुद्र बोलता है, पता नहीं, हो सकता है जिस तरह के हमारे खुफिया एजेंट उन लोगों की जानकारी हमें पहुँचाते हैं, हमारे तरफ भी कोई ऐसा हो जो उन्हें यहाँ की जानकारी दे रहा हो। वही अर्णव और प्रणव भी उसकी बात से सहमत थे। आखिर में जब वह लोग उनकी जानकारी निकाल सकते हैं, तो दूसरी पार्टी भी कमज़ोर नहीं थी, वह उनकी जानकारी कैसे नहीं निकाल सकती। तब
अर्नव बोलता है, अगर उन्हें हमारे बारे में पता चल गया तो हम क्या करेंगे? क्या वह लोग यहाँ से लौट जाएंगे या माल यहाँ लाएंगे? तभी रुद्र बोलता है, अगर उन्हें लौटना होता तो अब तक में वह लोग लौट चुके होते। इसका साफ मतलब है कि वह लोग लौटेंगे नहीं। लेकिन अब मुझे लगता है कि वह लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे हमें सबक सिखाने के लिए। वहीं उसकी बातों को सुनकर अर्नव भी सोचने लगता है कि रुद्र बात तो सही कह रहा है। वैसे भी उनके पास हथियारों की कमी नहीं है, तो उन्हें अच्छे से तैयार रहना चाहिए। तभी अर्नव बोलता है, मैं एक बार फिर से अपने लोगों को अलर्ट रहने के लिए बोल देता हूँ, जिससे हमसे कोई गलती ना हो। रुद्र भी उसकी बातों से सहमत था। वह भी उसे बोलता है कि हाँ ठीक है, तुम सभी को फिर से अलर्ट करो, क्योंकि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। वहीं पुलिस फोर्स जो तैनात थी उसे भी अब कुछ गड़बड़ लग रहा था, जिस वजह से वह लोग भी अलर्ट हो चुके थे। थोड़ी देर में वहाँ का माहौल बहुत ही डरावना हो चुका था। वहीं जहाज में मन्नत उस इंसान से फिर से पूछती है कि मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी से प्यार है, और चलो ठीक है, तुम तो अपने बॉस के लिए अपनी जान भी दे दोगे, क्योंकि तुम उसके लिए बहुत ही लायल हो। लेकिन क्या तुम्हारे बॉस के लिए तुम्हारे घर वाले भी अपनी जान दे देंगे? क्या तुम्हारी छोटी सी बच्ची भी अपनी जान देने को तैयार है? वहीं जैसे ही वह आदमी सुनता है कि उसकी छोटी सी बच्ची, तो उसकी सांस ही हलक में अटक जाती है। वह गिड़गिड़ाते हुए बोलता है, नहीं नहीं, आप मेरी बच्ची को कुछ मत करिए, वह लोग मासूम हैं। तो मन्नत हंसते हुए बोलती है कि तुम्हारे बच्ची, तुम्हारी बीवी और तुम्हारा परिवार सब मासूम हैं, तो बाकी का परिवार क्या है? बाकी लोगों के परिवार वाले क्या मासूम नहीं है, जिनके लिए यह जहर लेकर तुम जा रहे हो? वहीं उसकी बातें और उसकी हंसी इतनी ज़्यादा डरावनी और खौफनाक थी कि एक पल के लिए तो उस व्यक्ति को अपने रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस होती है। वह कांपते हुए बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद से मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा। अब मुझे समझ में आ गया है, जैसे हमारा परिवार हमें प्यारा होता है, वैसे सबको अपना परिवार, अपने बीवी बच्चे प्यारे होते हैं। इसलिए बस मुझे एक मौका दे दो, मैं दोबारा कोई गलती नहीं करूँगा। वहीं उसकी बातों को सुनकर मन्नत ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए बोलती है, एक मौका, यही एक मौका ही तो नहीं होता है इंसान के पास। वह ऐसा काम ही क्यों करता है कि उसे मौका पाने के लिए किसी के आगे गिड़गिड़ाना पड़े। और जब कोई हादसा होता है तो वह मौका ही तो नहीं मिलता है इंसान को, जिससे वह खुद को बचा सके, और वह पूरी तरह से हादसे का शिकार हो जाता है। वैसे तुम्हें मौका चाहिए तो तुम बस मुझे उसका नाम बता दो, वरना तुम नहीं जानते हो कि बस मेरे एक फ़ोन कॉल और तुम्हारा पूरा परिवार राख के ढेर में बदल जाएगा। वहीं उसकी धमकी सुनकर वह इंसान कांपने लगता है, लेकिन फिर भी वह अपने बॉस से लॉयल था। वह अपनी ज़बान नहीं खोल रहा था। दूसरे ही पल मन्नत ने उसके सामने एक टैबलेट रख दिया, जिसमें उसके परिवार की फ़ोटो चल रही थी, जिसमें उसके परिवार की वीडियो चल रही थी। बहुत से लोग उसके परिवार वालों के ऊपर गन लगाकर रखे थे। वहीं उसके भाई को बहुत ही बुरी तरह से मारा जा रहा था, उसके पिता को भी मार रहे थे।
यह देखकर वह डर से कांपने लगता है। वह अपने आंसू भरी आंखों से उसकी ओर देखते हुए बोलता है, प्लीज़ उन्हें छोड़ दो, प्लीज़ उन्हें छोड़ दो, मैं सब कुछ बताने को तैयार हूँ। तभी मन्नत अपने फ़ोन से कुछ करती है, जिससे दूसरे तरफ के लोग शांत होकर अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। जब वह लीडर देखता है कि वह लोग अब उसके परिवार वालों को नहीं मार रहे थे, तो यह देखकर वह तुरंत ही समझ जाता है कि यह सच में उनके इशारों पर हो रहा है। जो लोग यहाँ उसके सामने खड़े हैं, वह अपनी आंखें बंद कर लेता है और पूरे परिवार वालों के चेहरे उसके आंखों के सामने घूमने लगते हैं। उसने सोच लिया था कि अगर वह इनके हाथों से किसी तरह बच गया तो वह अपने परिवार वालों को ज़रूर बचा लेगा, और अगर वह इन्हें नहीं बताएगा तो उसके परिवार वाले मारे जाएंगे। वैसे भी अगर वह इन्हें बताएगा तब भी वह लोग उसके परिवार वालों को और उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन वह क्या करे, वह धर्म संकट में फंसा था, पर उसे इस वक्त अपने परिवार वालों के आंसू याद आ रहे थे। वह ऐसे अपनी नन्ही सी बच्ची और अपनी पत्नी को नहीं मरने दे सकता है। वह अपनी आंखें खोलकर बोलता है कि यह सब के पीछे का मास्टरमाइंड मेकर थॉमस है। उसकी बातें जैसे ही मन्नत के कानों पर पड़ी, उसके हाथों की मुट्ठियाँ भीज गई और उसके आंखों में खून उतर आया। वह घटिया इंसान जब तक मरेगा नहीं तब तक किसी को सुकून से जीने नहीं देगा। वह इतना घटिया है, उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मन्नत को लग रहा था कि वह इसी वक्त जाए और उसकी जान निकाल ले, लेकिन वह मजबूर थी, वह वहाँ नहीं जा सकती थी। दूसरे ही क्षण मन्नत ने एक गोली उसके पैरों पर मार दी, जिससे वह दर्द से फिर से चीख उठा। वहीं थोड़ी ही देर में फिर से वह उस जहाज को कवर कर लेते हैं। अब की बार उन लोगों ने बड़े बड़े सीट एक दूसरे को अटैच करके पुल बना दिया था। अब जिसमें से सारा सामान उन जहाज़ों पर ले जाना शुरू हो जाता है। कुछ ही देर में वह सारा जहाज़ खाली हो जाता है और वह सारा सामान उन जहाज़ों पर लोड हो जाता है। थोड़ी ही देर में वह जहाज़ अपनी फुल स्पीड के साथ वहाँ से रवाना हो जाती है, और वहीं मन्नत और उसके बाकी के दोस्त यानी लूसिया और मेथल उसके साथ एक छोटी सी बोट में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं, और वहीं निकोलस उस जहाज़ के साथ वहाँ से वापस ब्रिटेन की ओर चला जाता है। अब समुद्र पहले की तरह फिर से खाली हो जाता है। वहीं तट पर बैठे वह लोग अभी भी इंतज़ार कर रहे थे। अब वह जहाज़ पूरी स्पीड के साथ आगे बढ़ने लगता है, क्योंकि उसके कप्तान को पहले ही मन्नत ने अच्छे से समझा दिया था। अगर वह जहाज़ एक पल के लिए भी अपनी स्पीड कम करती है तो दूसरे ही पल उसे उड़ा दिया जाएगा और वह लोग जान से मारे जाएंगे। यह सब सोचकर वह कप्तान भी अपनी जान बचाने के लिए जैसा मन्नत ने कहा था वैसा ही करने लगा था। 20 मिनट के बाद वह जहाज़ धीरे धीरे कर तट के पास पहुंच जाती है। वहीं जैसे ही वह जहाज़ तट पर पहुंचती है, सभी लोग अलर्ट हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद 20 मिनट की और मशक्क़त करने के बाद वह अपने जगह पर आकर खड़ी हो जाती है।
जैसे ही वह जहाज खड़ी होती है, रुद्र और उसके लोग उस पर अटैक कर देते हैं। वहीं पुलिस वाले अभी कुछ दूरी पर यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि उधर से कौन सा रिस्पांस मिलेगा। वहीं जैसे ही रुद्र और उसकी टीम उस जहाज पर अटैक करती है, अंदर का नज़ारा देखकर उनका आंखें फैल जाती है। यह सब क्या हुआ? वहां लाशों के ढेर लगे हुए थे, हर जगह बस लाश ही लाश दिखाई दे रहा था। पूरे फर्श पर खून ही खून फैला हुआ था। यह सब देखकर उनकी आंखें फैल जाती है। आखिर में यह सब कैसे हुआ? कुछ ही देर में उनके गार्ड पूरे जहाज को चेक करते हैं और आकर रुद्र को बताते हैं कि सब कुछ खाली है, यहाँ कोई माल नहीं है और सब जगह बस गार्डों की लाश ही पड़ी है। वहीं थोड़ी ही देर में रुद्र अपने होश में वापस आता है। उसे तो एक बड़ा झटका लगा था। ऐसे कैसे उनकी आंखों के सामने लुटेरों ने उस जहाज को लूट लिया और उन्हें कानों कान भी खबर नहीं हुई। तभी रुद्र जल्दी से उसके कप्तान को अपने पास लाने को कहता है। थोड़ी ही देर में पूरी टीम उसके सामने खड़ी थी। रुद्र उनकी ओर अपने बंदूक का निशाना लगाते हुए बोलता है, अब तुम हमें जल्दी से बताओ, वरना वह पल दूर नहीं है जब तुम्हारी खोपड़ी मेरे गोलियों से छल्ली हो जाएगी। वहीं रुद्र की बातों को सुनकर उस कप्तान की सांस हलक में आ जाती है। वह मन ही मन बोलता है, आसमान से टपके और खजूर पर लटके, यानी यार हद है। एक जल्लाद से बचकर किसी तरह हम यहाँ आए तो यह दूसरा जल्लाद आ गया, यानी आज हमारी मौत पक्की है। पता नहीं किसका मुंह देखकर सुबह सुबह उठा था और किस नक्षत्र में यह जहाज लेकर मैं यहाँ आया। अगर मुझे पता होता तो मैं किसी भी कीमत पर यहाँ नहीं आता। यह सब सोचकर वह लोग खुद को कोसने शुरू कर चुके थे। उन्हें क्या पता था कि उनकी जहाज को जिन लोगों ने लिया है वह किस काम के लिए लिया है। उन्हें तो बस जहाज चलाने का आर्डर मिलता है, बाकी सब काम तो उनके यानी जहाज का मालिक देखता और करता है। वहीं रुद्र फिर से अपने गुस्से भरी आवाज में उन लोगों से बोलता है कि तुम सब सच सच बोल रहे हो कि नहीं। तब वह लोग रट्टू तोते की तरह जो कुछ भी हुआ था जहाज में वह सब कुछ बता देते हैं। वहीं जैसे ही रुद्र सुनता है कि वह क्वीन के लोग थे तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। उसके कहने का क्या मतलब है? क्या क्वीन यहाँ आकर इन लोगों पर अटैक की थी और फिर वह वहीं से वापस चली गई? अब उसे समझने में देर नहीं लगती कि वह चार जहाज दो यहाँ से रवाना हुई थी, वह किस लिए हुई थी। अब उसे लगता है कि क्वीन पहले ही उस जहाज में मौजूद थी और अब पूरा माल लूटकर वह उस जहाज के साथ यहाँ से जा चुकी है। अब तक तो जहाज उनकी सरहद से बाहर जा चुका होगा, जिस वजह से वह लोग उस पर किसी तरह का हमला नहीं कर सकते हैं। और वैसे भी क्वीन से लड़ना उनके बस की बात नहीं थी। अगर वह इतनी तैयारी के साथ यहाँ आकर उस जहाज को लूट सकते हैं तो जाहिर सी बात है कि आगे उन लोगों ने और अच्छी तैयारी कर रखी होगी, जिस वजह से अब किसी की भी हिम्मत नहीं पड़ेगी उन पर अटैक करने की। यह सोचते हुए वह गुस्से से पागल हुआ जा रहा था। इस समय उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि वह
अपना सर दीवार पर पटकना चाहता था। वह इतना बड़ा बेवकूफ़ कैसे हो सकता है? आखिर में वह भी यहाँ का माफिया था। अगर वह क्वीन थी तो यह किंग था। यह ऐसे कैसे अपने हाथों से अपने ही देश से सारा माल बाहर जाने दे सकता है? यह सोचते हुए उसके गुस्से की कोई इंतहा नहीं थी। वहीं प्रणव, अर्णव और यतीन बस मुंह फाड़े उस कैप्टन की बातें सुन रहे थे। उन्हें समझ नहीं आया कि उनके नाक के नीचे यह सब कुछ हो गया और वह सब बेवकूफ़ों की तरह तमाशा देख रहे थे। और वह मन ही मन क्वीन के इंटेलिजेंस को सल्यूट करना नहीं भूलते हैं। वह सोचते हैं कि वह कितनी ज़्यादा चालाक है और कितनी ज़्यादा ताकतवर भी, जो इतनी आसानी से उसने रास्ते में ही बस आधे घंटे के अंदर सादा काम खत्म कर लिया। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था। अगर वह लोग भी अपनी पूरी टीम के साथ यह करते तो कम से कम 1 घंटा तो लग ही जाता, और वो भी पानी में इतना आसान नहीं था। उन लोगों ने सामान को कैसे शिफ्ट किया होगा? अब उन्हें क्या पता कि उन लोगों ने जहाज में पहले से ही क्रेन तैयार कर रखा था, जिसके थ्रू वह आसानी से माल को इस साइड से उस साइड पलट चुके थे। यह काम बहुत ही आसान हो गया था, जिससे यह इतना जल्दी हो पाया था। अब बेचारों को तो सदमा ही लग गया था। वहीं दूसरी तरफ मेथल, लूसिया और मन्नत को हल्की फुल्की चोट आई हुई थी, जिस वजह से वह लोग अपने बेस पर चले गए थे और वो अपना ट्रीटमेंट ले रहे थे। मन्नत बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उसके शरीर पर इस तरह चोटों के निशान देखकर कोई उस पर डाउट करे, इसलिए वह अच्छे से अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहती थी। वहीं मेथल और लूसिया तो इस वक्त बहुत ज़्यादा खुश थी। उन लोगों ने कितनी बड़ी कामयाबी हासिल की थी। तभी मेथल लूसिया से बोलती है, अरे यार चलो एक पार्टी तो बनती ही है, हमने कितना अच्छा काम कर लिया है। वहीं मन्नत उनकी ओर देखते हुए बोलती है कि तुम लोग जाओ, मैं नहीं जा सकती हूँ। तब लूसिया बोलती है, अरे यार तू जब से शादी कर ली है बिल्कुल बदल गई है, तुझे हमारे साथ चलना चाहिए, थोड़ा रिलैक्स फील होगा। उसकी बातों को सुनकर मन्नत अपनी आंखें बंद कर लेती है। वह अफसोस से बोलती है कि मुझे इस वक्त वहाँ जाना होगा। वह लोग समझ जाती हैं कि मन्नत कहाँ जाने की बात कर रही थी। तब मेथल बोलती है कि उस बूढ़े व्यक्ति ने तुम्हें बहुत ही अच्छा फंसा लिया है। अब तुम चाह कर भी अपने मन का नहीं कर पा रही हो। मन्नत अफसोस से अपनी सांसें छोड़ती है और बोलती है, हाँ तुम सच बोल रही हो, मैं बस एक वचन में बंध कर रह गई हूँ। मैं चाहकर भी वो नहीं कर सकती हूँ जो करना चाहती हूँ, इसलिए अभी मुझे उस वक्त तक इंतज़ार करना होगा जब तक कि यह टाइम ख़त्म नहीं हो जाता है, और जल्दी ही यह टाइम भी ख़त्म हो जाएगा। तब तक मुझे इसी तरह अंडरग्राउंड रहना पड़ेगा। और वैसे भी अब उस मेकर के हाथों से इतना बड़ा असाइनमेंट निकल गया है, वह बहुत ही ज़्यादा बौखलाया होगा और पागलों की तरह मुझे ढूंढ रहा होगा, क्योंकि उसे अब तक तो यह पता भी चल गया होगा कि क्वीन के लोगों ने यह कांड किया है।
वह हरामखोर कैसे यह भूल गया था। क्वीन भले ही वहाँ नहीं है, पर उसकी नज़र हर जगह रहती है। यह उसके लिए एक अच्छा सबक होगा। इतना बोलकर लूसिया हंसने लगती है। वहीं मेथल बोलती है, हाँ तुम ठीक बोल रही हो। उसने क्या सोचा था कि क्वीन वहाँ नहीं है तो वह अपने मन का जो मर्जी आए वो कर लेगा। लेकिन अब उसे समझ आ गया होगा कि इतना आसान नहीं है अपने मर्जी का करना। क्वीन भले ही वहाँ नहीं है, पर उसकी नज़रें हर तरफ है। इतना बोलकर वह एक डेविल मुस्कुराहट देती है। वहीं मन्नत कुछ सोच रही थी, शायद कुछ बड़ा, जो आने वाले वक्त में बहुत ही खतरनाक साबित होने वाला है। थोड़ी ही देर में मन्नत वहाँ से निकलकर अपने उस घर की ओर जाने लगती है जहाँ वह इस वक्त रह रही थी, यानी रुद्र के घर। अब सुबह होने वाली थी। सुबह के 4:30 हो रहे थे। इससे पहले कि वहाँ के लोग उठे, उसे जल्दी से जल्दी घर जाना था। वहीं उसने दादाजी को पहले ही बता दिया था कि वह घर आ रही है, जिस वजह से दादाजी ने पीछे का रास्ता खुला ही छोड़ रखा था। उन्हें पता था कि मन्नत सामने से नहीं आ सकती है, वरना सबको पता चल जाएगा। वहीं मन्नत कुछ ही देर में घर पहुंच जाती है और आराम से पीछे के रास्ते से विला के अंदर एंटर कर जाती है और फिर अपने रूम में जाकर अपनी जगह पर चुपचाप शांति से लेट जाती है। लेकिन जैसे ही वह लेटती है, अचानक ही उसकी नज़र दरवाजे पर जाती है जहाँ से रुद्र अंदर आ रहा था। यह देखते ही वह चौंक जाती है। क्या उसने इसे देख लिया है? तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या रुद्र ने मन्नत को बाहर से आते हुए देख लिया है? और अगर उसने देख लिया है तो वह अब मन्नत पर कौन सा इल्ज़ाम लगाएगा और वह उसके साथ क्या करेगा? क्या वह मन्नत को फिर से टार्चर करेगा या फिर उसने मन्नत को आते हुए नहीं देखा है? यह तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। और हाँ, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि यह मेरी अपनी बनाई हुई स्टोरी है, तो इसे कोई भी शख्स लेकर अपने चैनल पर अपलोड नहीं कर सकता है, वरना उसके खिलाफ मैं कंप्लेन कर दूंगी। और आपको तो पता है, कंप्लेन करने पर कितना बड़ा जुर्माना लग सकता है और आपका चैनल भी डिलीट हो सकता है। इसलिए आप लोग कृपया कर मेरे स्टोरी को चोरी ना करें। मैं इसे बहुत ही मेहनत से बनाती हूँ। मैंने देखा है कि कई चैनल वाले इसे अपने चैनल पर चुरा कर अपलोड कर रहे हैं, इसलिए मैं उन्हें पहले ही वार्न कर दे रही हूँ। बाद में ये ना कहिएगा कि मैंने आपको बताया नहीं था। मैं